लो बीपी वालों को गुड़हल का शरबत नहीं देते तो फिर उनको क्या देते? अब कहने को तो ये अफीम के बीज हैं, लेकिन ये नशीले नहीं होते, ये बैन नहीं है। पथरी तोड़ता है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, और जिनको संग्रहणी लूज मोशन रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। चने का सत्तू भी ठंडा है, लेकिन दोनों ही खुश्क हैं। तो जिनको फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं, बच्चों को आम खा लेते हैं ज़्यादा। गर्मी आ चुकी है, जब ह्यूमिडिटी मॉइस्चर घटने लगता है वातावरण में, ड्राइनेस बढ़ने लगती है, पतझड़ सी आ जाती है, पत्ते झड़ने लगते हैं। तो ऐसे मौसम किसी भी देश में हो तो उसको आप कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु चल रही है, गर्मी की ऋतु चल रही है। जब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ने लगता है, घी पिघल जाता है। कितने डिग्री है ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डिग्रियाँ आजकल धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रही हैं। जैसे जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, एसी और लोग ज़्यादा अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उससे डिग्रियाँ तो हर साल ही बढ़ रही हैं। लेकिन क्या डिग्री इसमें होती है हम ग्रीष्म ऋतु को मापने की? जब घी पिघल जाए, जब पसीना आने लगे, जब हमें गर्मी लगे, गला सूखे और ह्यूमिडिटी बहुत कम है बाहर। तो ह्यूमिडिटी हो तो ध्यान रहे, उसको हम वर्षा ऋतु बोल सकते हैं, वैसा मौसम अलग हो जाता है। लेकिन ये ग्रीष्म ऋतु है जिसमें ह्यूमिडिटी नहीं है। अब इसमें क्या पी सकते चीज़ें? पीने की चीज़ों में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कहते हुए कि मैंने इस पे काफ़ी काम किया और बहुत सारी ऑप्शंस निकल कर के आई कि जिनको गन्ने का रस पी करके शांति मिलती है, पिएं। लेकिन किसी किसी को गन्ने का रस कफ कर रहा है तो वो क्या करे, वो अंगूर को ब्लेंड कर ले, काले या सफ़ेद। सफ़ेद अंगूर को ब्लेंड करा, थोड़ा नींबू, पुदीना, धनिया मिलाया, मीठा नमक डाल करके, उसको गन्ने के रस जैसा स्वाद आता है, पर वो कफ नहीं करता, खट्टा नहीं होना चाहिए अंगूर। फिर उसमें फलों को सेवन करना अच्छा है, बस वसंत तक तो किए जा सकते, उसके बाद फिर कई बार पीने का मन करता है। तो तरबूज को ब्लेंड कर लिया, बीज निकाल करके, बिना पानी मिलाए, तरबूज में पानी नहीं मिलाते, तो वो खाली पेट लेना चाहिए। भोजन के बाद इसको मना है पीना। ध्यान रहे, गन्ने का रस भी चल जाएगा खाने के बाद कभी कभी, पर वो खाली पेट अच्छा है। अंगूर का रस बिल्कुल चल जाएगा खाने के बाद, क्योंकि उसका जो रस होता है पका हुआ होता है, कच्चा नहीं होता। तरबूज का रस कच्चा है, उसको आप भोजन के बाद ना लें, वो खाली पेट लें या घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद लें, ये ध्यान रखना है। अब तरबूज को सायंकाल के बाद नहीं लेना, जोड़ों में दर्द करेगा, कफ जुकाम बढ़ाएगा। फिर और क्या पीने में ले सकते हैं? सत्तू बहुत अच्छा है, जौ का सत्तू ठंडा है, उसमें शक्कर मिलाएं, बूरा मिलाएं, बहुत अच्छा। डायबिटिक हो, नमक मिला लो, जीरा मिला लो भुना हुआ, थोड़ा बहुत उसमें हींग मिला लो, थोड़ा उसमें तेल में थोड़ा सा हींग की छौंक लगा के उस पर ऊपर से डाल लो, मिला लो। प्याज का थोड़ा काट के, टमाटर काट के उसको थोड़ा क्रिस्पी बना लो, क्रंची बना लो। इस तरह से चने के सत्तू को भी उपयोग कर सकते हो। चने का सत्तू भी ठंडा है, लेकिन दोनों ही खुश्क हैं, तो कफ नाश करते हैं, अच्छे हैं कफ में। लेकिन जिनको पहले ही कफ बहुत नाश हो चुका है, वीर्य बल बहुत कमज़ोर है, वो ज़्यादा सत्तू ना पिए, बहुत बार बार सत्तू ना पिए। फिर सत्तू के बाद आती है, सत्तू खाने के बाद पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाचन अग्नि मंद तो नहीं कर देगा, ज़्यादातर केसेस में नहीं करता। अधिक मात्रा में नहीं पीना खाने के बाद। बीच में दिन में कभी एक 12-1 बजे, 3-4 बजे जब बहुत गर्मी है, पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। हाई बीपी है अगर आपको, तो गुड़हल का शरबत आनंदम आयुर्वेद की तरफ से हमने बनाया है, बहुत अच्छा है हाई बीपी के लिए, उनको बहुत पीना चाहिए। बाल झड़ते हैं, हाई बीपी भी, दोनों चीज़ें हैं तो और भी अच्छा है। लो बीपी वालों को गुड़हल का शरबत नहीं देते तो फिर उनको क्या देते? बादाम का रगड़ा, ड्राई फ्रूट का रगड़ा बनाते हैं, निहंग सिंह बनाया करते हैं, पिया करते हैं। इतना वो युद्ध करते हैं आपस में, वो उस अपनी कला कौशल को निखारने के लिए खूब मेहनत करते हैं, तो उसमें उनको ताकत देता है। तो आप भी ले सकते हैं, उसमें थोड़े खसखस, पॉपी सीड्स जिसको बोलते हैं आप, ये भी कफ वर्धक होते हैं। तो जिनकी बॉडी में कफ धातु क्षीण है, जोड़ों से आवाज़ें आती हैं, उनको थोड़े पॉपी सीड्स, अब कहने को तो ये अफीम के बीज हैं, लेकिन ये नशीले नहीं होते, ये बैन नहीं है, ये सेफ़ है। तो 1 चम्मच अगर आपने उस रगड़े में डाल भी दिए, 1 आध चम्मच एक व्यक्ति के लिए, तो आपने वो अगर रगड़ करके उसको रगड़ा बना कर पीते हैं, उसका वो जो गुदा है निचोड़ लेते हैं पानी से, उसको साफ करके सारा फोकट बाहर कर देते हैं, फिर वो गर्मी नहीं करता, फिर वो जोड़ों के अंदर से आवाज़ें आती हैं वो भी बंद कर देता है, पाचन शक्ति भी बढ़ाता है। ऐसी चीज़ बहुत अच्छी है। कैथ का फल आता है, आपने देखा होगा कई इलाकों में होता है, खट्टा खट्टा, कच्चा भी पिया जा सकता है, पका भी पिया जा सकता है।
पथरी तोड़ता है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, और जिनको संग्रहणी लूज मोशन रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जिनको लूज मोशन नहीं है उनको कच्चा फल कम और पका ज़्यादा लेना चाहिए। अनार खाया जा सकता है, अनार का जूस लिया जा सकता है पेय के रूप में, बहुत अच्छा है ये भी। भोजन के बाद अनार न लें, भोजन से पहले या बहुत देर बाद लें। इस तरह से बेल, पका हुआ बेल बहुत अच्छा है, भोजन के बाद भी लिया जा सकता है। कच्चा बेल का भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा बेल ज़्यादा अच्छा होता है संग्रहणी वालों के लिए, क्योंकि ये पाचन अग्नि बढ़ाता है, पाचन अग्नि उपयोग नहीं करता, उष्ण होता है ना। तो जो पका हुआ है वो थोड़ी पाचन अग्नि आपके पेट से मांगेगा, तो वो ध्यान रहे। जिनको भूख अच्छी लगती है वो पका हुआ, चाहे संग्रहणी है या सिर्फ दस्त हैं या नहीं भी दस्त हैं, आम जनता भी बेल का शरबत, बेल का जूस पी सकती है। अति मात्रा में पीना इसको भी मना होता है। फिर इसके बाद मेरा जो खास, जो मुझे पसंद है, मीठी या नमकीन छाछ आप भोजन के बाद लीजिए, सुबह दोपहर, कभी कभी रात को भी मन कर गया, छाछ में थोड़ा बघार लगा लो, तिल के तेल का तड़का लगा लो, सरसों के दाने डालकर, कड़ी पत्ता डालकर, हींग डालकर, एक चुटकी हल्दी डालकर, सौंठ डालकर, सौंठ पाउडर डालकर रात को भी लिया जा सकता है छाछ को, कोई दिक्कत नहीं करेगा। छाछ वो होती है जो दही को मथ करके उसमें से मक्खन अलग करके नीचे पानी बचता है, उसको छाछ बोलते हैं। अगर आप दही मथ रहे हो तो ये मट्ठा होता है, इसको छाछ नहीं बोलते। तो ये सुबह दोपहर तो लिया जा सकता है, रात को ये नहीं लिया जा सकता, ध्यान रहे, नहीं तो फिर कफ रहने लगेगा, छींके आने लगेंगी, आप कहोगे जी मुझे किसी ने गाइड किया लेकिन मुझे गलत पड़ गया। ये चीज़ कर ली। फिर इसके अलावा पाइनएप्पल का शरबत भी, जूस भी सेफ होता है। जिनको छींके हैं, जुकाम है, एलर्जी है, तो उनको ये आप पाइनएप्पल का पिलाइए, बहुत अच्छा होता है ये उनके लिए भी। और बच्चों के लिए खास जाते जाते बादाम का, संदल का शरबत, क्योंकि संदल चंदन को बोलते हैं, तो चंदन रक्त शोधक होता है। तो जिनको फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं, बच्चों को आम खा लेते हैं ज़्यादा, उनको संदल का, प्योर संदल का शरबत, संदल का तेल ले आइए बाज़ार से, वो शरबत बनने के बाद ऊपर से तेल की कुछ बूंदें डाल लीजिए। खस का शरबत, जिनको गर्मी बहुत है, नक्सीर बहुत आती है, तो खस का शरबत बहुत अच्छा है उनके लिए। और अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए और उसमें दुगना पानी मिला लीजिए, इसको बोल देते हैं कच्ची लस्सी, थोड़ा मिश्री आदि मिला लें, उसमें गोंद कतीरा डाल लें। ये कच्ची लस्सी भी अगर खाने के बाद नहीं पीनी होती है, खाने के 1.5 घंटे 2 घंटे बाद या पहले कभी मध्य में इधर उधर दिन में पी जा सकती है। सुबह उठते ही नींबू पानी लें, घर में आते हैं फिर नींबू पानी लें, उससे भी लू लगने का खतरा कम हो जाता है। देर रात को कभी पीने का कुछ मन करे तो फिर जलजीरा आदि ले सकते हैं, थोड़ा उसमें जीरा आदि रात्रि को भी लिया जा सकता है। ऐसे रात्रि को शरबत पीने नहीं चाहिए, फिर भी जल से ही अपने आप को बैलेंस करें, सुबह का इंतज़ार करें। फिर भी आम पना जो है लिया जा सकता है सूर्य की रोशनी के बिना भी। तो आम तासीर में तो गर्म है आम पना, लेकिन ये पेट में गर्मी देगा, हाजमा बढ़ाएगा, क्योंकि हाजमा घट जाता है गर्मी में, तो ऐसी गर्म चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन ये आपको इतनी गर्मी नहीं करेगा कि आपको भूख ही ना लगे या आपको गर्मी पड़ जाए, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जीरा भी होता है, भुन लिया जाता है आम को, तो आम की गर्मी बैलेंस हो जाती है, कुछ लिबरेट हो जाती है, निकल जाती है। तो ये थी चीज़ें जो आप गर्मी में कर सकते हैं। आप देखिए करके मुझे बताइए आपको कौन सी चीज़ पसंद है इसमें से, और आपको कौन सी चीज़ से ज़्यादा लाभ होता है, किससे कोई नुकसान होता है। हम उस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या हम इसकी तासीर को बदल सकते हैं किसी चीज़ की, या उसका समय बदल कर, या मात्रा को बदल कर, या आपस में दो चीज़ें अलग अलग मिलाकर किसी चीज़ की प्रकृति को बैलेंस कर सकते हैं क्या, कि जो हमारे शरीर को भी सूट करे, हमारे बच्चों को भी सूट करे, तो पूरे परिवार को सूट करे। ये चीज़ें चर्चा होनी चाहिए। आप नीचे बात अपनी रखिए ताकि इस पर मैं आने वाले समय में और कार्यक्रम ला सकूँ। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अपने हाथों को यूं यहाँ पर रखें, आपस में उंगलियां मिला करके श्वास भरें, सामने की तरफ दोनों हाथों को धक्का देना है। ध्यान रहे इसमें आप इस वाले हाथ को इधर धक्का देंगे, इस वाले हाथ को उधर की तरफ धक्का देंगे, और 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी जिसकी सामर्थ्य इसे दबाएं सामने की तरफ। थोड़ा पसीना आएगा, भुजाओं की जो मांसपेशियां वो कस करके खींचेंगी, फिर थक जाएं तो वापस नीचे आ जाएं। ना ज्यादा हाथ ऊपर ना ज्यादा नीचे, बिल्कुल कंधों के लेवल पर। फिर आप जब व्यायाम करते हैं तो पूरा अच्छे से उसको ब्लड फ्लो मिलता है।